संतोष महतो जो रामगढ़ से है, जो केंद्रीय प्रवक्ता रहा, उसने मेरे से स्कॉर्पियो मांगा और उसके पास 10 लाख रुपया मांगा था। ये लोग जो है पार्टी के नाम से सिर्फ चंदाखोरी कर रहे हैं, लोगों को डरा के धमका करके सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। तारापीठ जाऊंगा, भेज दीजिएगा 10K और मेरे और आपका बात है, डोंट शेयर पब्लिक। पार्टी ने इसलिए निकाला क्योंकि वो अपने कुर्मी समुदाय के प्रति बहुत ही लॉयल है। ये ईसाई के समुदाय के बारे जब मैं बोली तो इनका प्रतिक्रिया नहीं दिखा, लेकिन कुर्मी के बारे में बोली तो इनकी प्रतिक्रिया साफ दिखी कि वो सिर्फ कुर्मी की पार्टी है। जेएलकेएम पार्टी ने निशा भगत को निष्कासित कर दिया है और पार्टी से निकलते ही निशा भगत जेएलकेएम के खिलाफ खुले बोल रही है। जेएलकेएम पार्टी के भीतर क्या कुछ चल रहा था, एक तरह से पर्दाफाश कर रही हैं और बड़े बड़े आरोप लगा रही हैं। निशा भगत कह रही हैं कि उनके पार्टी के भीतर कई ऐसे उच्च पदाधिकारी थे जो लीगल तौर पर और खुले में पैसा मांगते थे। वैसे उम्मीदवारों से जिनको उन्होंने अपना टिकट दिया था विधानसभा चुनाव में, उनसे पैसे मांगे गए थे। ये खुद कह रहे हैं। आप सुनिए पहले इस वीडियो को, किस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय महासचिव रह चुकी हैं, केंद्रीय महामंत्री विराट के नाम उन्होंने व्हाट्सएप दिखाया है और कह रहे हैं कि हमको 10,000 रुपया मांगा गया था। इस तरह से जैसे ही वो पार्टी से निष्कासित हुई हैं, जेएलकेएम के भीतर परत दर परत पर्दाफाश करते आ रही हैं। जब इलेक्शन हो रहा था उस दौरान टिकट के लिए जो मुझसे बुलवाया गया कि कुछ भी नहीं मांगा गया, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे टिकट मिला है वैसे ही विराट, जो कि लगातार जयराम के साथ रहता है और केस मुकदमे होने के बावजूद अभी भी उसके साथ इसलिए है क्योंकि वो चंदा करके और उगाही करके वो देने वाला और उनको विधि व्यवस्था पहुंचाने वाला व्यक्ति है। और सबसे बड़ी बात है कि संतोष महतो जो रामगढ़ से है, जो केंद्रीय प्रवक्ता रहा, उसने मेरे से स्कॉर्पियो मांगा और उसके पास 10 लाख रुपया मांगा था। मैं समय का इंतजार कर रही थी कि किसी भी तरह से ये उद्भेदन हो कि ये लोगों की पार्टी की जो मानसिकता है वो वाकई दुखदाई है। और हमारा जो विचार था कि हम जब कांग्रेस पार्टी से छोड़ करके आए तो हमारे ऊपर बहुत ही लांछन लगाया गया और इस पार्टी को भी मैं छोड़ देती तो शायद मेरे लिए बहुत ही बुरा प्रभाव होता राजनीति में या तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में। जिस तरीके से एक लड़की को लगातार राजनीति या तो फिर किसी व्यवसाय या तो किसी ऐसे कार्य में जो कि अपने क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रही है तो लगातार बाधा करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो ये देखिए विराट का जो है मैसेज आप देख सकते हैं। मैंने इसका खुलासा आज तक इसलिए नहीं किया था क्योंकि मौके का मैं इंतजार कर रही थी कि ये लोग जो है पार्टी के नाम से सिर्फ चंदाखोरी कर रहे हैं, लोगों को डरा के धमका करके सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। और ये जो है ये देख लीजिए विराट का, ये नीरज कुमार का किसी का दिया है। उन्होंने कहा कि तारापीठ जाऊंगा, भेज दीजिएगा 10K और मेरे और आपका बात है, डोंट शेयर पब्लिक। लेकिन पब्लिक को शेयर करने का समय इसलिए आ गया है क्योंकि ये लोग जो है नारी शक्ति को बहुत ही कमजोर समझते हैं और नारियों को ये लोग अपने पॉकेट में रखना चाहते हैं। अगर ये आदिवासी हितैषी होते तो चिंता का एक विषय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है दमयंती मुंडा जी, उनको ये लोग स्टेज शेयर क्यों नहीं कराते, उनको मान सम्मान उतना क्यों नहीं मिलता जितना बेबी महतो को मिलता है, जितना और एक महिला है पूजा महतो। तो ये लोग उनकी क्या है और इन्होंने क्या आंदोलन किया है, क्या इन लोगों ने अपने क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कुछ काम किया जो कि वो टाइगर के इतने करीब है। टाइगर कहते थे, सोचते थे कि ये काशी में एक भारी है। मैं इंतजार कर रही थी इस समय का, इस मोमेंट का। आज मैं बहुत खुश हूं कि मुझे पार्टी ने इसलिए निकाला क्योंकि वो अपने कुर्मी समुदाय के प्रति बहुत ही लॉयल है। और यदि वो अपनी कुर्मी पार्टी के प्रति इतने लॉयल है, अगर वो पूरी संपूर्ण पार्टी की अगर होते तो इससे पहले मैं झंडा प्रकरण को ईसाई समुदाय का लगातार विरोध की कि वो हमारा आरक्षण नहीं खा सकते। आदिवासियों का आरक्षण वही खा सकता है जो आदिवासी है, जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले प्रकृति पूजक जो है और विद्यमान विधि में जो अंकित है, विद्यमान विधि से जो बाहर चले गए हैं, वो आरक्षण के हकदार नहीं होते हैं। मैंने उनका जब लगातार विरोध किया तब भी पार्टी की
तरफ से किसी का मुंह नहीं खुला। आपने देखा होगा गुमला से रांची तक जब पैदल आई, और वो पैदल यात्रा थी हमारे झारखंड के आदिवासियों के हित के लिए, ग्राम सभा को जो पारित करना चाहिए था, पेशा अधिनियम को लागू करने की बात जब मैंने कही थी, तो उस समय भी जेएलकेएम के किसी कैंडिडेट ने हमारा सपोर्ट नहीं किया था। जयराम की बात की जाए तो मुझे जहां तक लगता है कि दुमका के प्रोग्राम के बाद मैंने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, बात पहुंचाया कि आप विधानसभा में ये बात रखिए आदिवासियों के हितकर के लिए, क्योंकि सीएनटी और एसपीटी एक्ट का लगातार उल्लंघन हो रहा है, लेकिन उन्होंने कभी भी आदिवासियों के पक्ष में बात को नहीं रखा। और मैं इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि इन लोगों का जो चल रहा है, चाहे बालू के में पैसा चल रहा है, चाहे गाय का पैसा चल रहा है, चाहे कोयला का पैसा चल रहा है, तो पता कीजिए आपका एनटीपीसी का पैसा चल रहा है, कॉलेजेस का पैसा चल रहा है, तो कहां कहां इन लोग धांधली कर रहे हैं। और मैं ये जो है जयराम की पार्टी और जयराम खुद पैसा ले रहे हैं। और अगर सबसे पार्टी में थी तब क्यों नहीं आरोप लगाया? इसीलिए मैं इस मौके का इंतजार कर रही थी, कि समय का इंतजार कर रही थी। पहले लगाती तो फिर वो लोग अनर्गल बातें जिस तरीके से छेछा लेदर कर रहा है सोशल मीडिया में, एक औरत को किस तरीके से दबाया जाए, या तो फिर मेरे बारे में, जो परिवार के बारे में इन लोग जो कह रहा है, तो ये बात पूरी तरीके से पता नहीं चलता। ये ईसाई के समुदाय के बारे जब मैं बोली तो इनका प्रतिक्रिया नहीं दिखा, लेकिन कुर्मी के बारे में बोली तो इनकी प्रतिक्रिया साफ दिखी कि वो सिर्फ कुर्मी की पार्टी है। मुझे लगता था कि सभी धर्मों के लोगों को लेकर के चलने वाला है जयराम महतो, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी से खुद की उपलब्धि गिनवा रहे हैं। क्षेत्र की जो कमियां हैं उसको गिनवानी चाहिए। कभी आए ना धनबाद और बोकारो से, कभी इधर आवे लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पता चल जाएगा कि जेएलकेएम क्या है। आवाज उठानी सही बात है। कुर्मी अगर मांग कर रहे हैं तो इसमें आप ये सबसे बड़ी बात है कि आप 2 साल का हिस्ट्री देख लीजिए। क्या जयराम मैं तो इससे भी पहले रेल टेक कार्यक्रम किया गया था कुर्मियों के द्वारा, तो क्या वो वहां शामिल थे? कुर्मियों के प्रति उनका क्या भाव है, इसको भी चिंता का विषय है। आज देखिए कि वो मुझे पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिए और आज वो बीमार हो गए। और ये देखना है कि वो रेल टेक का कार्यक्रम, कुर्मियों का जो कार्यक्रम आंदोलन है, उसमें वो पहुंचते हैं कि नहीं। ये भी देखना है कि कुर्मियों के प्रति जो वो चाल चल रहे हैं, कुर्मियों के प्रति जो राजनीति कर रहे हैं, क्या वाकई ये कुर्मियों के है भी कि नहीं, ये भी चिंता का विषय है। ये अभी तक में आपने देखा हो गया कि घटवार जो है, कोल तेली लोग है, जो कि वो भी चाहते हैं लगातार अपनी आवाज उठाते रहे कि आदिवासी समुदाय में हमें शामिल किया जाए। लोग आदिवासी समुदाय में क्यों शामिल होना चाहते हैं? चिंता का विषय यही है कि जब पूरे संविधान में हमारे लिए एक विशेष संविधान बना हुआ है, तो इस संविधान पे छेड़छाड़ क्यों? इनका कहना है कि 1931 में हमारा जो आदिवासियत से हमें हटा दिया गया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये लोग फिर क्षत्रिय समाज के साथ अपने आप को क्षत्रिय महासम्मेलन में क्यों शामिल होते हैं? चिंता का विषय ये है कि वाकई आदिवासी है कौन? आदिवासी जो आदिकाल से रह रहे हैं, आदिवासियों का जो परिचय है, भगवान राम जो राजकुमार अयोध्या के, वो भी वनवास गए थे। तो मैं बार बार कहती हूँ कि उनके समय में भी वन में वनवासी कहिए, आप आदिवासी बोलिए, जो आप लोगों को समझ में आता है, लेकिन आदिवासी है, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी हैं, आदिवासी जन्य जनजाति को के अंतर्गत रहने वाले आदिवासी हैं। तो आदिवासी के जो पूरक हमारे जो हिंदू समाज है, जो उनके जो प्रति छाया है, तो हिंदू समाज को भी हम प्रणाम करते हैं, संस्कार हमारे मिलते हैं, तो उनका और हमारा पूरी तरीके से मिलता है, लेकिन हिंदू कभी आदिवासी नहीं हो सकते। तो एक ही ओर आप देखेंगे कि जेएलकेएम को कुर्मी पार्टी का दर्जा ये लोग दे रहे हैं। जो भी जेएलकेएम को छोड़ करके आ रहे हैं, पहले भी संजय मेहता निकल चुके हैं, उन्होंने भी ऐसा आरोप लगाया था कि जेएलकेएम पार्टी के भीतर सुनियोजित ढंग से कुछ चीज़ें हो रही है, अन्य जाति के नेताओं को और लोगों को दरकिनार
दरकिनार किया जाता है। क्या ये सच है? आपको क्या लगता है कि निशा भगत द्वारा जो ये आरोप लगाया गया ये सच है या आपका क्या इसमें राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। ओंकार झारखंड देख रहे हैं आप, मेरा नाम है रवि भास्कर, नमस्कार।